चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है, जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि उसके विषय में पढ़ा, क्या नाम है, प्रतिफल के विषय में पढ़ा, ठीक है। यस तो सर। प्रतिफल की परिभाषा को आपने पढ़ा, प्रतिफल किन दशाओं में शून्य नहीं होता है। फिर आपने अप्पा राव सुरेंद्र वगैरह का केस पढ़ा था, मद्दी शेट्टी का केस पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था काल तिरोहित ऋण पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट था, जो धारा 25 के तीसरे सेक्शन को वर्णित करता है। प्राकृतिक प्रेम, स्नेह, करार, निकट संबंध। अभी प्रतिफल में एक चीज और आ रही है कि ये सब बातें तो ठीक हैं, समझ में आ गई, लेकिन एक हमारे कानून में एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, परंतु शब्द जरूर लग जाता है। यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ परिस्थितियों में वह मान्य नहीं होता है। कहा गया कि प्रतिफल बिना करार के शून्य है, लेकिन फिर यह भी होता है कि प्रतिफल बिना करार के शून्य नहीं हो सकता, अवैध हो जाएगा। तो बिना प्रतिफल के करार शून्य नहीं है। तो कुछ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। तो संविदात्मक संबंध तथा प्रतिफल क्या है? संविदात्मक संबंध तथा प्रतिफल क्या है? तो देखिए नीचे में एक लाइन दिया है, कह रहा है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता। अब कहने का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि हमारे और विकास के बीच में एक संविदा हो रही है, तो अब वो साक्षी चाहे कि उसमें आकर के अपना वाद लगा लें, तो ये संभव है? क्यों विकास? नहीं है। भाई हमारे नहीं है ना, नहीं है सर क्योंकि ये जी। संविदा जो हो रही है वो हमारे और हम आपके बीच में हो गई। विकास के साथ हो रही है। तो साक्षी और अगर वगैरह जो भी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है कि वो बीच में आकर के जो है इसमें अपना ज्ञान दें। लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं मित्रों जिनमें ज्ञान दे सकती हैं। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें तीसरे पक्षकार को बहुत प्रथम भूमिका बनाई जाती है, तो उसका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि आपका होता है। तो ये बात है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी क्या कह रहा है नियम? अभी कह रहे हैं कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति द्वारा वाद नहीं चलाया जा सकता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। सू मतलब यहाँ सूट से परिभाषित किया गया है। सूट यानी जो हम दाखिल करते हैं। ठीक है। तो संविदा दो पक्षों के बीच में होती है, अगर कोई दूसरा और तीसरा उसमें आकर के चाहे तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, अर्थात उसका कोई मतलब वहां पे नहीं होगा। तो धारा 2 घा क्या कहती है? धारा 2 घा में दी गई प्रतिफल की परिभाषा का दूसरा मुख्य कारक है, क्या है? कि जो कार्य प्रतिफल बनना है, यानी दो लोगों के बीच में कोई कार्य हो रहा है, अगर उसको प्रतिफल बनना है तो उसे चाहे वचन ग्रहीता करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति। ऊपर आप लोगों ने लाइन में देखा तो क्या लिखा है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता। संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं चला सकता, लेकिन नीचे क्या लिखा है? धारा 2 घा में दी गई प्रतिफल की परिभाषा का दूसरा मुख्य कारक यह है कि जो कार्य प्रतिफल बनना है उसे चाहे वचन ग्रहीता करे या कोई अन्य व्यक्ति। फिर नीचे कहता है कि इसका प्रभाव यह होता है कि जब संविदा के लिए प्रतिफल हो तो इस बात का कोई महत्व नहीं कि प्रतिफल किसने दिया। यदि कोई संविदा हो रही है और उसमें प्रतिफल की बात की गई है, कुछ उसका मूल्य, दाम, अर्थ निकल रहा हो, तो उसमें यह मायने नहीं रखता है कि प्रतिफल कौन कर रहा है, किसने दिया प्रतिफल को। तो वचन ग्रहीता भी दे सकता है, और वचन ग्रहीता अगर वचनदाता को कोई आपत्ति नहीं है तो कोई अन्य भी दे सकता है। तो एक तथ्य बस इसमें आपको समझना है कि प्रतिफल अगर किसी करार में होता है तो उसे कोई भी दे सकता है, वचन ग्रहीता भी दे सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। लेकिन सबसे नीचे लाइन यह स्पष्ट कर दे रही है कि वह प्रस्तावक की जानकारी में होना चाहिए। साक्षी कोई आ रहा है क्या? यस सर। तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर ले जाती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। दिखाई देता है ना आपको, मतलब कहाँ ज्वाइन करना है? यस सर। हाँ तो कर लिया, दिखाई देता। कर लिया कीजिए। अर्चना आप भी एडमिन है तो आप भी चाहे तो कर लिया कीजिए। तो वचन ग्रहीता भी दे सकता है, और अगर वचनदाता को कोई आपत्ति नहीं है तो कोई अन्य भी जो है वो दे सकता है, ऐसा कहा गया है हमारे
धारा 2 में। मोबाइल आप सब टीपी टीपी भेजते रहते हैं। अब उसकी कुछ अलग तरीके से देखते हैं क्या हिसाब है आगे, कि इस सिद्धांत का आरंभ, अच्छा ठीक है, आप लोग ये समझ गए कि भाई प्रतिफल जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी दशाओं में क्या होना चाहिए कि वचनदाता की जानकारी में होना चाहिए। तो कोई आ रहा है क्या? ज्वाइन कर लीजिए भाई। तो इस सिद्धांत का आरंभ इंग्लिश विधि में सामान्य हुआ। इस सिद्धांत का आरंभ इंग्लिश सामान्य विधि में हुआ, क्योंकि किंग बेंच के साथ, कोई आ रहा तो ज्वाइन हो गया क्या? यस सर। ठीक है। इस सिद्धांत का आरंभ इंग्लिश सामान्य विधि में हुआ, क्योंकि किंग्स बेंच के न्यायालय ने सन 1677 में डटसन वर्सेस पुलेस के वाद में अपनाया था। इस तरीके की बात जो पहली बार हुई थी वो हुई थी सन 1677 में। तो उस समय एक न्यायमूर्ति हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनका नाम था किंग्स बेंच। तो उनकी बेंच ने इस पर एक फैसला दिया था। केस किस तरीके का था? एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी पर कुछ नगद राशि देने का वचन देता है। इस उद्देश्य के लिए उसने अपने आंगन में खड़े एक पेड़ को बेच करके वचन देता है। उसके लड़के ने पिता से कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा, तो लड़का अपनी बहन को 10,000 रुपए देगा। पिता ने पेड़ नहीं काटा, किंतु भाई बहन ने 1,000 पाउंड नहीं दिए। लड़की और उसके पति ने यह धन वसूलने के लिए वाद किया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि एक पिता थे, उनकी एक बेटी थी, वो गरीब थे, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो उन्होंने कहा, जैसे जिससे शादी तय हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है 10,000 रुपए दूंगा। यानी लड़की को बोला या लड़की वालों को बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, यानी लड़का पक्ष को जो है 10,000 रुपए दूंगा। तो ये बात हुई कि पिताजी गरीब थे, भाई पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, उनके घर के आंगन में जो एक पेड़ है वो काट दिया जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग हम क्या कह रहे हैं? कि उनके आंगन के घर में एक पेड़ है जिसका मूल्य अच्छा है, तो उसको काट करके लड़की का पिता 1,000 रुपए दहेज दे देगा। परंतु उस लड़की का एक भाई भी था, यानी लड़के का एक लड़का भी था जो दिल्ली कमा रहा था। उदाहरण बस मैं बता रहा हूँ। उसने उधर से फोन किया कि पिताजी आंगन का घर के बीच में जो आंगन है, आंगन में जो पेड़ है वो पेड़ कटेगा नहीं। तो उसने कहा भाई मुझे 1,000 रुपया पाउंड दहेज में देना है। उसने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटेगा, मैं जो है 1,000 रुपया दूंगा। किसने बोला? लड़के ने अपने पिता से बोला अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिए कि आप पेड़ मत काटिए, मैं आपको दूंगा। पिता ने पेड़ नहीं काटा, किंतु भाई ने अपनी बहन को 1,000 रुपया पाउंड नहीं दिए, 1,000 पाउंड नहीं दिए, और लड़की और उसके पति ने यह धन वसूलने के लिए उस पर वाद किया। फिर से बता दे रहा हूं एक बार। एक पिता थे, उनकी 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की। लड़की की शादी करनी थी, तो पिता ने सोचा कि घर के आंगन में एक पेड़ है, इसको काट करके इसकी लकड़ी को बेच करके हम अपने बेटी की शादी में दहेज दे देंगे। लड़का जो है बाहर कमा रहा था, उसने गर्मजोशी के साथ फोन किया और पिताजी से कहा पिताजी पेड़ नहीं कटेगा, मैं आपको 1,000 रुपया दे दूंगा देने के लिए। परंतु उसके भाई ने 1,000 रुपया नहीं दिया। तो लड़की और उसके पिता ने दोनों ने उनसे धन वापस वसूलने के लिए एक कोर्ट में उन्होंने जो है क्या किया, वाद स्थापित किया। तो अब बताइए आप लोग कि क्या होना चाहिए इस वाद में, न्यायालय को क्या निर्णय देना चाहिए? बताइए। यहां देखिए, हमने आपको पहले बता दिया, हम 3 पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। अब जो बातें आपसे चल रही हैं, अब तक आप प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष में चल रहे थे। पीछे जाकर के पहली लाइन को पढ़िए, यहां क्या बात हो रही है। धारा 2 घ में दी गई प्रतिफल की परिभाषा, दूसरा मुख्य कारक यह है कि जो कार्य प्रतिफल बनना है उसे चाहे वचन ग्रहीता करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति। वो कह रहा है इसमें प्रतिफल क्या बन रहा है, प्रतिफल 1,000 रुपया बन रहा है, तो चाहे वो वचन ग्रहीता करे चाहे कोई अन्य व्यक्ति करे।
इसका प्रभाव यह होता है कि जब संविदा के लिए प्रतिफल हो तो इस बात का कोई महत्व नहीं कि प्रतिफल किसने दिया, बस एक ही महत्व होना है कि प्रस्तावक को यह जानकारी होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए, उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। एक उदाहरण आप लोगों के सामने आ गया इसको समझाने का, वो ये आया तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। अरे एक न्यायमूर्ति थे, क्या नाम है उनका, नमो नहीं याद आ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत घनिष्ठ तरीके की बात छुपी है जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बात सर लड़की हाँ, न लड़की को पता था, हाँ, लड़की को भी नहीं पता था। उसके पिता और बेटे में बात हुई थी और लड़की और उसका पति धन वसूलने के लिए बात दायर कर रहे हैं, वेरी गुड, आपने इसलिए बहुत ये सही नहीं बात होगा। किया कि लड़की तो संविदा के लिए संसर्गी थी ही नहीं और ना ही प्रतिफल में हाँ उसका कोई योगदान था। जी सर। और यह भी स्पष्ट था कि पिता और पुत्र के बीच में संविदा हुई थी, केवल लड़की को पैसा दिलाना था। संविदा तो पिता और पुत्र के बीच में हुई थी ना भाई। मामला तो ये हुआ था कि पेड़वा नहीं काटेगा तो बेटा जो है पिता को पैसा देगा। हाँ, वो पैसा किसी दूसरे को दिया जाएगा, लड़की को दिया जाएगा, लेकिन संविदा तो बाप बेटे के बीच में हुई थी। तो न्यायालय ने इसमें कहा था कि अगर इस तथ्य पे हम फैसला दे देंगे जो कि विकास जी कह रहे हैं कि मामला तो चूंकि पिता और पुत्र के बीच का था, लड़की को तो सिर्फ पैसा जाना था, और पैसा अगर उसने नहीं दिया तो संविदा तो पिता और पुत्र के तरफ से हुई थी, तो लड़की को कौन सा अधिकार है वाद संस्थित करने का। तो न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया था कि हाँ ये बात सही है। देखिए, आप लोग ऐसे समझने का कोशिश कीजिए कि हर बात कानून की भाषा में सही है, लेकिन कभी कभी जो धारा होती है उसके विपरीत सरकार मतलब कोर्ट आदेश देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोर्ट के मन और चिंतन को लिया जाता है, अध्ययन को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किताब में अगर लिख दिया गया कि धारा 376 पे उठा करके बंद करना है, धारा 302 में कैसे ठोक देना है, ऐसा नहीं होता है। जज को यह पावर होता है कि वह अपने मनोनीत भी कुछ कर सकता है। तो यहां पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, यहां पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये बात सही है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो तो बाप बेटे के बीच में हुआ, लड़की तो तीसरा व्यक्ति हो गई जिसे पैसा देना था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह अगर इस तरीके से होता है तो यह घोर अन्याय होगा। पुत्र पैसा भी ना दे और पेड़ भी ना कटने दे, भाई लड़के को पैसा भी ना दे और पेड़ भी नहीं काटने दिया। तो न्यायाधीश ने कहा, उन्होंने एक तर्क दे करके कहा, क्या दिया उन्होंने, कहा कि भाई यदि कोई व्यक्ति मुझसे ये कहे कि मुझे यह घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारे लड़के को वापस दे दूंगा, 10,000 रुपए दे दूंगा या 10 पाउंड रुपए दे दूंगा। कोई ये कहे भाई मुझे अपना ये घोड़ा दे दो, मैं आपके बेटे को 10,000 रुपए दे दूंगा, तो क्या लड़का उससे वसूल कर सकता है? हाँ, कर सकता है, क्योंकि यह जो भुगतान है केवल लड़के के भले के लिए ही था, लड़के के लिए भले के लिए था। और पिता प्राकृतिक स्नेह के कारण अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना चाहता था, प्रबंध करना चाहता था कि घोड़ा चला जाएगा तो 10,000 रुपया आ जाएगा, मेरे बच्चे इससे जिएंगे खाएंगे। तो वाद में यही स्पष्ट हुआ कि पिता के और पुत्र के प्रेम की बात थी कि घोड़े वाली बात आ गई। तो यहां पे भी तो बाप और बेटी के प्रेम की बात आ रही है ना। तो भाई चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, भाई प्रतिफल उसके पिता ने दिया, उसके बदले में जो वचन उसे दिया गया उसका लाभ बच्चों तक पहुंचना चाहिए। बात अलग है कि पिता ने जो है वो वचन दिया, उसके दूसरे लड़के ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उसका प्रतिफल उसकी बेटी तक पहुंचना चाहिए। यह किसने कहा? न्यायालय ने कहा। और कब कहा? लगभग 200 वर्ष बाद, ट्वेडल एंड अटकिंसन, ट्वेडल एंड अटकिंसन के बाद में 1861 में यह निर्णय हुआ था। फैसला तो पहले आया था, सॉरी निर्णय कह रहे हैं,
इस पे अपवाद एक लाया गया था। ये अपने तरफ से कुछ आपको जोड़ रहे हैं, स्लाइड में मेरे ख्याल से लिखा नहीं होगा। हाँ लिखा तो है। लगभग 200 साल बाद ट्वेडल और एटकिसन में 1961 में ये निर्णित हुआ। तो इस सिद्धांत को ठुकरा दिया गया कि वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। एक मामला आया, उसी मामले को देखते हुए इस तथ्य को कोर्ट ने ठुकरा दिया। देखिए आप लोग ये मत, इसको नियम मत समझाइएगा, ये आपको ये नहीं समझाया जा रहा है कि नियम है, आपको बस इतना समझाया जा रहा है कि जो संविदात्मक संबंध होता है उसके प्रति जो प्रतिफल होते हैं वो किन किन तरीके के होते हैं। तो देखिए आपने यहाँ एक वाद देखा, वाद में आपने ये देखा कि पिता जो है बेटी की शादी करने के लिए 1000 रुपया देना चाहता था, लड़के से मांगा तो लड़के ने कहा पेड़ मत काटिए मैं दूंगा, फिर उसने दिया नहीं, तो न्यायालय ने फैसला दिया कि भाई बेटी का मामला है, बाप उसका पक्षधर है, तो उसमें जो है उसको पैसा दिया जाना चाहिए। अब दूसरा वाद एक तो देखिए और उसी से मिलता जुलता थोड़ा सा आ रहा है, इसकी थोड़ी सी विपरीत कहानी है कि वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। एक वादी था, उसकी शादी जो है जी नामक लड़की से तय हुई। इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता ने आपस में, मतलब जो लड़का वाला पक्ष था और जो लड़की का पिता था, दोनों के आपसी सामंजस्य में एक करार हुआ कि पिताजी तथा जी ने आपस में यह तय किया कि हम आपको हर वर्ष पैसा देते रहेंगे। केस आप लोगों को समझना खुला है, थोड़ा आप लोग भी पढ़ा कीजिए, न्यायालय की भाषा होती है ना, थोड़ा उलट फेर होती है, आप लोग भी पढ़ा कीजिए, पढ़ने से पता भी चलेगा और थोड़ा समझ में आ जाएगा। लगभग 200 वर्ष बाद ट्वेडल एंड एटकिसन में 1961 में निर्णित हुआ इस सिद्धांत को ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। जी नाम की एक लड़की थी, उससे एक लड़के की शादी तय हुई। इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता, यानी वादी का पिता कौन हुआ? जो लड़के का पिता था, तथा जी ने आपस में तय किया। यानी जी कौन था? जी वह लड़की थी, और लड़के के पिता और जी के विषय में यह एक वादा हुआ कि प्रतिवर्ष वे दोनों कुछ पैसा वादी को देते रहेंगे। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं? वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। वादी की शादी जी नामक, तो वादी कौन है? वादी वर पक्ष हो गया और लड़की जो है वो जी पक्ष हो गई। और इस शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता यानी वादी कौन है? वह लड़का और उसकी पिता तथा जी ने आपस में तय किया। जी कौन है? लड़की, उसके पिता और जी ने आपस में तय किया कि प्रतिवर्ष वे दोनों कुछ पैसा वादी को देते रहेंगे। तो वादी कौन है? वह लड़का है। जी ने अपना वचन नहीं निभाया। हेलो, अरे एक आध लोग कुछ बोल दिया कीजिए भाई, जो शब्द आप पढ़ रहे हैं कहीं हम ही गलत पढ़ रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कोई बोल दिया कि किसी को ये समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। क्या है, कोई समझाए? जी सर। हाँ सर। कह रहा है कि वादी की जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। वादी की शादी, वादी कौन हो गया? मान लीजिए आशीष वादी हैं, तो आशीष की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई। आशीष यादव की शादी एक राम नारायण यादव की लड़की से तय हुई। तो राम नारायण का नाम यहां जी है, ऐसे आप लोग समझ जाइए, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो वादी की शादी जी नामक एक व्यक्ति की लड़की से तय हुई, और इस शादी में वादी के पिता और जी कौन था? लड़की का पिता। जी कौन था? लड़की का पिता। तो जी वादी की हाँ कहा गया शादी के उपलक्ष्य में वादी के पिता तथा जी ने आपस में यह तय किया कि प्रतिवर्ष वे दोनों कुछ पैसा वादी को देते रहेंगे। मने कि आशीष जिसकी शादी हो रही है उसको जो है कुछ पैसा जो है लड़की के पिता जो है वो क्या होगा? देते रहेंगे। जी ने अपना वचन नहीं निभाया, यानी लड़की के पिता ने अपना वचन नहीं निभाया,
और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों पर वादी ने वाद किया। लड़की के पिता की डेथ हो गई तो लड़का जो था वादी था, उसने उसके बच्चों के ऊपर यानी लड़की के भाई जो थे यानी लड़की के पिता उनके बच्चों के ऊपर न्यायवाद स्थापित किया। तो न्यायाधीश विमैन ने इस दावे को ठुकराते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई पराया व्यक्ति किसी ऐसी संविदा का लाभ नहीं उठा सकता जिसमें वह पक्षकार नहीं है, चाहे वह संविदा उसके भले के लिए ही क्यों ना हो। इस संविदा का एकमात्र उद्देश्य वादी को लाभ पहुंचाना था। इसके उपरांत भी उसे वाद नहीं लाने दिया गया क्योंकि यह संविदा उसके पिता के साथ हुई थी, उसके साथ नहीं। तो देखिए वहां पीछे क्या था, पीछे आपने देखा कि पिता जो है वो लड़की की शादी कर रहा था, तो एक दूसरे उसके लड़के को उसके शादी के लिए पैसे देने थे, जिसने पेड़ काटने से मना कर दिया तो उसने पैसे नहीं दिए। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, पैसे दिए जाने चाहिए, पारिवारिक मामला है और लड़की की शादी हो रही है और कैसे मना कर सकते हैं, पेड़ भी नहीं काटने दे रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, दोनों बात कैसे हो सकती है, पैसा दे या तो पेड़ काटने दे। यहाँ पे तो बात थोड़ा अलग आई। यहाँ पे ये बात तय हुआ कि लड़की की शादी तय हो गई और लड़की के पिता ने कह दिया लड़के पक्ष को यानी वादी पक्ष को, लड़के पक्ष को, कि हम हर प्रतिवर्ष तुम्हें कुछ पैसा देते रहेंगे। लेकिन शादी हो जाने के बाद लड़की के पिता ने इस वादे को निभाया नहीं और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो वादी जो था यानी जो लड़का था आशीष के ससुर जी चल बसे। तो आशीष कहे कि अपने साले से, क्या भाई तुम्हारे पिताजी कह के गया ना, तो चलिए हमारे साथ जो है हमारा पैसा दीजिए हमको हर महीना। तो फिर उसका लड़का भी पैसा नहीं देता है तो ये न्यायालय चले जाते हैं। तब यहाँ न्यायालय ये कहता है कि हाँ ये तो संविदा हुई नहीं, संविदा तो इनके पिताजी के साथ हुई थी लड़की के। हाँ अगर वो होते, उन्होंने देने के लिए कहा था, वो नहीं देते, तब मामला जो है वो विपरीत होता। अब जब वही नहीं रहे तो साले से आपका मांगने का कोई अधिकार थोड़ी है। लेकिन पहले वाले पक्ष में देखिए साले ने पैसा देने का अधिकार उसके पार हो गया, लेकिन इस वाले पक्ष में साले को पैसा देने का अधिकार नहीं हुआ। तो आपको बस दोनों पक्ष, दोनों केस की आपको बारीकियों को समझना है। बारीकी को अगर आप समझ गए तो आप फटाफट ये निकाल ले जाएंगे कि बातें किस टाइप की हो रही हैं। आपको बस टाइप समझना है, किस टाइप की बातें हुई हैं। टाइप की बातें वहां ये थी कि लड़की को अपने पिता को अपने लड़की की शादी तय करनी थी और लड़का कहा कि जमीन मत बेचिए, घर मत बेचिए, पेड़ मत बेचिए, हम पैसा देंगे। बाद में उसने पैसा नहीं दिया तो न्यायालय ने कहा उसको देना पड़ेगा पैसा। यहाँ पे भी ठीक पिता और लड़की वाला ही संबंध है, बट यहाँ दहेज से रिलेटेड उसको पैसा देना था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु हो गई है तो उसका अधिकार उसके बच्चों पे नहीं होगा ऐन परिस्थितियों में, ऐसा जो है वो कहता है। अब ये जो केस हुआ था, इसी से एक निर्णय निकलता है। निर्णय नीचे ब्लू कलर में हाईलाइट है। इस वाद ने ऐसे सिद्धांत की नींव रखी जो संविदात्मक संबंध, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना गया। अगर इस केस को आप समझ गए कि दोनों में क्या हुआ, तो इसी केस जब आपसे पूछेगा संविदात्मक संबंध या संविदात्मक कॉन्ट्रैक्ट को बताइए या संविदात्मक संबंध को बताइए, तो आप ऐसे ही एक उदाहरण दे करके लिखेंगे कि का ने खा की शादी के लिए का के पिता को ऐसे ऐसे किया, फिर दूसरे में लिखेंगे खा ने खा की शादी को ऐसे ऐसे किया। तो इस वाद से एक निष्कर्ष निकला और फिर उसमें एक उसका जो है किसी, अगर आपको पता रहेगा तो किसी एक जो न्यायाधीश विमैन है, विमैन का नाम डाल दीजिएगा कि दावा पर न्यायाधीश विमैन ने इस दावे को ठुकरा दिया और इस तरीके से यह सिद्धांत की नींव रखी जिस सिद्धांत को हम संविधान के नाम से, संविदात्मक संबंध के नाम से, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो आप लोग बड़ी भांति समझ गए होंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है और किस तरह से यह जो है वो संविदात्मक संबंध बना। तो और कुछ इसके विषय में आगे करते हैं नायरी। हाँ, इसलिए लड़की का पिता तो मर चुका था, तो इसलिए वो पैसे नहीं दिया, साले का हक नहीं था कि वह दे। हाँ, और उसमें लड़की का भाई अभी जीवित था, तो इसलिए वह दाई था देने के लिए।
हाँ, लड़की का भाई जीवित था, इसके लिए उसके ऊपर न्यायालय ने जी चला दिया था कि तुम्हें देना पड़ेगा। अच्छा, अब अंतर जीवित बस था तो इतना ही, इसमें से देना हाँ, अंतर इतना ही समझना है कि अगर जीवित है और इस तरीके का कुछ हो तो गया देना हत्यारार तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गया तो आप उसके तब नहीं बच्चे देना। बच्चे से दावा नहीं कर सकते हैं। जिसके अनुसार दो व्यक्तियों में कोई संविदा हुई हो तो तीसरा व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा सकता, चाहे वह संविदा उसके भले के लिए हो या ना भी हो। इस सिद्धांत का हाउस ऑफ लॉर्डन डनटॉप फेनुमेटी टायर कंपनी लिमिटेड, सल्फ्रिड एंड कॉल्डिस में अनुमोदन किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डनटॉप फेनुमेटी टायर कंपनी लिमिटेड, सेल्फ्रिड एंड द कोल्डिस में अनुमोदन किया। मतलब एक टायर की कंपनी थी जिसका इतना लंबा नाम था, दो कंपनियां थी। एक था जो टायर का मैन्युफैक्चरिंग करता था और एक था जो उसको बाजार में सप्लाई करता था, डनटॉप फेनुमेट टायर कंपनी लिमिटेड। तो हुआ क्या उस मैटर में, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। डनलप कंपनी के कुछ टायर ड्यू एंड कंपनी को बेचे गए, जिसकी शर्तें ये थी कि ड्यू एंड कंपनी मूल्य सूची को भंग नहीं करेगी। सूची को भंग करते हुए बेचे गए प्रति टायर के लिए 5 पाउंड जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे एक स्लाइड बनी हुई है, उसमें एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो MFG लिखा है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रेड और ब्लू लाइन से हाईलाइट है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे जैसे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो थोड़ा सा डीपली बिजनेस से रिलेटेड चीजें आएंगी उनको हम इसी तरीके से स्लाइड में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो EMFG मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, माल का बनाने वाली कंपनी, और WS मतलब होता है होलसेल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी माल को बनाती है तो होलसेलर उसको बाजार में उतारता है। अब इस केस में ऐसा हुआ एक कंपनी ने का टायर बनाया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी MFG थी, उसने टायर बनाया और टायर बना करके होलसेलर को दिया। तो उसने एक मूल्य निर्धारित कर दिया कि उस मूल्य से नीचे तुम नहीं बेच सकते हो। सपोज दैट उसने कहा कि भाई 1000 रुपए का टायर 1000 में ही आपको बेचना है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। हाँ ज्यादा ले सकते हैं, सॉरी कम नहीं ले सकते आप। अब फिर क्या हुआ, उस होलसेलर का काम है कि भाई वो अपने पास तो रखेगा नहीं माल को, माल आगे भी तो जाएगा। माल ए के पास गया, ए ने बी के पास कर दिया। तो हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक टायर बनाया, कहा कि 1000 रुपए में बेचना है, और ऐसा नहीं अगर इससे कम में बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 5 पाउंड का जुर्माना लगा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होलसेलर ने कहा, तो होलसेलर ने इसका सम्मान किया, उसने नहीं बेचा। उसने उचित रेट के हिसाब से 1000 रुपए के हिसाब से ए को माल बेच दिया। ए गलती कर गया। ए ने क्या किया कि उस माल को 1000 रुपए की बजाय 950 रुपए में बी को बेच दिया। लेकिन संविदा हुई थी कि टायर 1000 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। लेकिन टायर 1000 रुपए में होलसेलर ने तो बेचा, लेकिन उसने आगे ले जाकर के ए को दिया 1000 में, एक गलती किया, बी को 950 में ही बेच दिया। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। इसमें होलसेलर वाला है, उसका कोई दायित्व तो नहीं बनता है, क्योंकि वो बेच दिया, उसकी दायित्व तो खत्म हो गया ये को। अब ये चाहे जैसा करे, वो बेचे, चाहे 900 में बेचे चाहे 800 में बेचे। हाँ, तो कंपनी ने ये सूचना जारी की है और उसमें लिखा है उसने कि इससे नीचे बेचना नहीं है, तो ऐसे ही बेच देंगे। सर वो सर खाली जो कंपनी जो है, खाली सर होलसेलर के लिए संविदा की थी ना, वो सर ये को जब बेच दिए, उनका दायित्व तो खत्म हो गया है। अब वो कोई और ये आप कोई और ये बताए, अपना ठीक है। साक्षी बताओ, साक्षी बताओ। सर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है, हाँ, तो चाहे उसी के लाभ के लिए हो या प्रतिफल ही जुड़ा हो, तो उस वाद संसद नहीं करेगा ना। अरे हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो? मीन्स नहीं करेगा, क्योंकि
तीसरा व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप कर रहा है इसमें। तो तीसरा व्यक्ति है ना। हाँ, तो तीसरा व्यक्ति है तो नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि उसमें बताया गया कि कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर होगा, चाहे उसके लाभ के लिए ना हो, लाभ के लिए ही ना अब हो, इसमें तो ये ऐसा हुआ, नहीं है। इसमें ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने केस कर दिया ए के ऊपर। देखिए नीचे एक दूसरी लाइन एक जुड़ जाती है, जैसे आप लोग बोले, देखिए एक नीचे लाइन, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ध्यान से देखिए, एक नीचे लाइन जुड़ रही है, जुड़ रही है। जो ए से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक कंपनी गई है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए के ऊपर केस कर दिया कि हमने ये ऐलान किया था होलसेलर को कि 1,000 रुपए से नहीं बेचना है, और उसने 1,000 रुपए में बेचा ए को, लेकिन ए ने उसको 950 में ही बेचना शुरू कर दिया। फिर हुआ क्या, ये देखिए कुछ नई चीजें आ गई। लॉर्ड वाइकाउंट हल्डन ने जोरदार शब्दों में प्रतिपादित किया कि आंगल विधि में कुछ सिद्धांत सारभूत हैं। उनमें से यह एक है कि केवल वही संविदा के पालन के लिए वाद ला सकता है जो उसमें कोई पक्षकार हो। हमारी विधि को ऐसे समझिएगा, भारतीय विधि, हमारी विधि मतलब भारतीय विधि, हमारी विधि जस वासिष्ठर्षियों के सिद्धांत को नहीं मानती, जिसके अनुसार के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को अधिकार मिल सकते हैं। ऐसे अधिकार संपत्ति के माम की मिसाल के तौर पर न्यास द्वारा दिए जा सकते हैं, परंतु किसी अन्य व्यक्ति को तौर पर संविदा लागू करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। एक दूसरा सिद्धांत यह भी है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी संविदा की गई है जो सील के अंतर्गत नहीं है, यानी सील नहीं हुई है, तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल के बीच में सील हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग का ए के साथ कोई सील नहीं हुआ था, तो यह सिद्ध करना होगा कि उसने स्वयं प्रतिफल दिया है, या प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा, या केवल वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब कि डनलप कंपनी ने यह कहा कि भाई तुम्हारा काम हुआ था होलसेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारा, तो अब तुम ए के साथ दावा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए के साथ आपका कोई सील लिखित या रजिस्ट्रीकृत कोई आपकी वो नहीं हुई थी। तो आप लोगों ने 3 प्रकार की चीजें देखी। आप लोगों ने एक शादी ब्याह पारिवारिक मैटर की चीजों को देखा, दूसरे वाले में भी आपने पारिवारिक, तीसरे वाले में आप बिजनेस के प्रारूप को भी आपने देखा। यहां पे भी आपने देखा कि हाँ भाई, एक तीसरा पक्षकार आ रहा है जो कि इसी परिवार का सदस्य है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का दूसरा भाई होलसेलर है, तीसरा भाई रिटेलर है, उसका बाद सब रिटेलर है, माल फिर ग्राहक के पास पहुंचता है। देखिए संविदा जो हुई है वो होलसेलर के साथ हुई है, और ए अगर रेट गिरा करके माल बेच रहा है, तो इसमें ए मैन्युफैक्चरिंग के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ए के पास कोई वाद संस्थित कर सके। इसमें जो सुनवाई हुई थी वो लॉर्ड वाइकाउंट हैंडन ने जोरदार शब्दों में प्रतिपादित किया था, और विद जस वाशिंगटन के सिद्धांत को यह नहीं मानता है। तथ्यों को क्या है वो उसने निष्पादित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा समझ में आ गया? आप लोग कहीं कुछ पूछना है तो बता दीजिए भाई, एक बार बता दीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य, नीचे जो ब्लू लाइन है ना, ये आपको पढ़ करके समझना पड़ेगा। हम ऐसे बोल बोल करके समझा दे रहे हैं मोटी मोटा भाषा में, उसकी देसी लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि तीनों किस तरीके का केस हुआ, लेकिन मेन आपको शब्दों को पढ़ने के लिए शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ स्लाइड में संभव नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिए क्या बात हुई थी। उसने संपत्ति के मामले की मिसाल के तौर पर न्यास द्वारा दिए जा सकते हैं, परंतु किसी अन्य व्यक्ति तौर पर संविदा लागू करने का अधिकार नहीं है। तो न्यास को हम आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि न्यास में ये चीजें हो सकती हैं, तो न्यास को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि न्यास क्या है। लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे, कौन आया सिखा, अभी सर इसमें वाशिंग टर्सियो क्या है? क्या चीज? वाशिंग टर्सियो क्या है सर? हमारी विधि जो है, हमारी विधि नहीं है, ये हमारी विधि नहीं है, ये हमारी विधि नहीं है, ये ब्रिटिशर्स का लाया गया कानून है, ये विदेशी विधि है।
जस वासिम टर्सियो एक विदेशी विधि जी विधि है, उनकी विधि है। तो उनकी विधि यह नहीं जी मानती है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी विधि यानी हम भारतीय विधि। अब थोड़ा दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, तब समझ जाएंगे। भारतीय विधि जस वासिम टर्सियो के सिद्धांत को नहीं मानती, यानी कि हमारी विधि अलग है और जस वासिम टर्सियो की अंग्रेजों की विधि है। तो हमारी विधि अंग्रेजों की विधि को नहीं मानती है कि जिसके अनुसार अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को अधिकार मिल सकते हैं। जैसे अंग्रेजी विधि में, अरे आप लोग समझ नहीं पाए, यहां हमारी विधि मतलब हमारी विधि में ये है। लॉर्ड वाइकाउंट हेल्डन ने जोरदार शब्दों में प्रतिवादी किया कि आंग्ल विधि में कुछ सिद्धांत सारभूत हैं। उसमें यह है कि केवल व्यक्ति संविदा पालन के लिए वाद ला सकता है, उसमें दूसरा पक्षकार नहीं। ये हमारी विधि में है। लेकिन हमारी विधि जस वासिम टर्सियो के सिद्धांत को नहीं मानती, अंग्रेजी विधि को नहीं मानती, क्योंकि उनके विधि में है कि तीसरा कोई अगर ऐसी बात करता है तो वो मामला केस हो जाएगा। यानी अगर विदेशी कोई बात हो, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर होलसेलर के साथ हो और ए उसको रेट गिरा के बेचे, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए के ऊपर दावा कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसी विधि नहीं है, बस आपको यह समझना है। हाँ, ऐसे अधिकार संपत्ति के मामले की मिसाल के तौर पर न्यास द्वारा दिए जाते हैं। तो न्यास आप आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति के तौर पर संविदा लागू करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो न्यास विधि आप आगे समझेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे। तो इसको बस इतना समझिए कि भारत की विधि में ये चीज नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर होलसेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए वाले व्यक्ति के ऊपर केस नहीं कर सकती, लेकिन अंग्रेजी विधि में कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये देखिए, अब आप वही कह रहे थे ना, अब मैं इसको बता ही दे रहा हूं। इंग्लिश विधि के सारभूत सिद्धांत क्या है? इंग्लिश विधि के सारभूत सिद्धांत क्या है? वहां आपने पूछा इंग्लिश विधि, तो भाई इंग्लिश विधि के सारभूत सिद्धांत क्या है? पहला ये कहता है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता ही द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो वचन ग्रहीता प्रतिफल में संसर्गी नहीं होगा, इसलिए वह संविदा को लागू नहीं करवा सकता। कोई संविदा हो रही है, वचन ग्रहीता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रतिफल को ला रहा है, तो ऐसे में वो संविदा को लागू नहीं करवा सकता। लेकिन फिर दूसरा लाइन क्या अच्छा सर, कहता इसमें है? संसर्गी क्या है दोनों सर? को पढ़ो। संसर्गी क्या है इसमें, वचन ग्रहीता प्रतिफल में? संसर्गी क्या होता है? इसका संसर्ग क्या अर्थ है जानते हैं? सर? संसर्ग जानते हैं? नो सर। यार कोई किसी को अगर जरा पता हो तो जरा बताओ कि संसर्गी क्या होता है या संसर्ग क्या होता है? सर सम्मिलित होना। नहीं, कोई पुरुष बताए, लड़कियां नहीं, लड़कियों के सामने इस तरीके का सवाल नहीं, केवल पुरुष बताए। अरे यार, वही मुझे बोलना पड़ेगा। किसी चीज को मिश्रित कर लेना, मिला लेना, ये पुल्लिंग शब्द है। यह प्रेम को परिभाषित करता है। जब पुरुष किसी महिला के साथ कोई संबंध विस्थापित करता है तो उसे संसर्ग करना कहते हैं। आशीष बाबू दोबारा मत पूछना, 10 लड़कियां होती हैं, बोलना नहीं चाह रहा था। तो संसर्ग और संसर्गी, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो मिश्रण करना। बस कोई चीज, दो वस्तुओं को एक में मिला दिया जाए तो उसे प्रेम करा दिया जाए या संसर्ग करा दिया जाए, मिश्रण करा दिया जाए, तो उसे जो है वही होता है मेल जोल, मेल मिलाप, संबंध, घनिष्ठता। इसलिए वह संविदा लागू नहीं, ये तो वचन ग्रहीता प्रतिफल में संसर्गी नहीं होगा, इसलिए वह संविदा के लिए लागू नहीं करवा सकता। फिर दूसरा बात क्या कहती है कि कोई भी करार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता जो उसमें पक्षकार की हैसियत नहीं रखता, चाहे संविदा उसके भले के लिए कही गई हो, वह संविदा के प्रति व्यक्ति है और उसके अंतर्गत कोई अधिकार नहीं मांग सकता। पहली वाली इंग्लिश विधि के सारभूत सिद्धांत क्या है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है तो
वचन ग्रहीता प्रतिफल में संसर्गी नहीं होगा, यानी वचन ग्रहीता को उस जो संविदा हो रही है उसमें उसको सम्मिलित नहीं माना जाएगा, संसर्गी नहीं माना जाएगा, इसलिए वह संविदा को लागू भी नहीं करवा सकता है। अब चूंकि जब साहिल सी बात है, जब उसमें वो शामिल ही नहीं होगा तो लागू कैसे करवाएगा। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी करार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता जो उसमें पक्षकार की हैसियत नहीं रखता है। मान लीजिए हम अकेले हैं, अब विकास के साइड से आप सभी स्टूडेंट हैं, सब लोग एक साथ हैं, तो अगर हम आप लोगों में से कोई जो है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जानकारी ही नहीं है कुछ, और दूसरा वह पक्ष में कोई हैसियत भी नहीं रख सकता है, तो वो नहीं करा सकता, प्रतिफल नहीं करा सकता। कोई भी करार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता जो उसमें पक्षकार की हैसियत नहीं रखता है, चाहे वह संविदा भले ही उसके लिए की गई हो, वह संविदा के प्रति वह व्यक्ति है और उसके अंतर्गत कोई अधिकार नहीं मांग सकता।